अभी मैं डेट की बात कही, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डेट में पैसा लगाना है, मैं ये बोल रहा हूँ डेट में पैसा कब लगाना है, जब आपके पास टेन्योर होता है 5 साल से कम का। आपको बहुत कम एलोकेशन रखना चाहिए इक्विटी में। अगर आप 5 साल से कम सोच रहे हो तो क्योंकि रिस्क आ जाता है। अगर इन 5 सालों में मार्केट परफॉर्मेंस नहीं हुई या मार्केट गिर गई तो क्या कर लोगे? तो आप हाथ धरे। तो देखो इसका देखिए कहने का मतलब ये है कि ये 5 साल से कम यानी कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप हो गया यानी रिस्की फंड में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 5 साल में डूब सकती है। ये जानने को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखो। लॉजिक ये कि 5 साल में हो सकता है कोई एक क्राइसिस हो, या तो कोरोना जैसा कोई सिचुएशन हो, या तो कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से 5 साल के अंदर वो रिटर्न ना देगी, ऐसा कोई चीज़ होगा। लेकिन अगले 10 साल में वो चीज़ चली जाएगी तो फिर रिटर्न देगा। इसलिए ये इस तरीके इसलिए होता है कि 5 साल में मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोरोना क्राइसिस, तो उस समय गिर जाएगी तो 5 साल में रिटर्न नहीं देगी, लेकिन 5-10 साल में जनरली ख़त्म हो जाता है। तो अगले 10 साल में इसलिए जो है नहीं, मतलब ये लॉजिक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट को समझो कि 5 साल में गिर सकती है, कोई क्राइसिस आ गया, कोरोना आ गया, लेकिन 5 साल के बाद ख़त्म चली जाती है क्राइसिस वगैरह, तो फिर 10 साल में इस तरीके इसलिए जो है फिर से अच्छा परफॉर्म करती है तो और रिटर्न देती है। और ऐसे ही अगले ज़रूरी नहीं कि अब अगले 15-20 लॉन्ग टर्म बोला है तो वो 15-20-30 साल के लिए, तो ये भी समझो ज़रूरी नहीं कि 15-20-30 साल के लिए होल्ड करो। नहीं, अगर जैसे ये वाला पीरियड चला गया और फिर ग्रोथ आ गया, मतलब कि मार्केट सही से परफॉर्म करने लगा, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म बोला है तो अब ये इस तरीके से लॉजिक समझोगे तब वो हो पाएगा। जैसे 10 साल के बाद चाहो तो निकाल सकते, क्योंकि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगी, ये कहने का मतलब होता है लॉन्ग टर्म का। नहीं तो होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जैसा कि लॉन्ग टर्म बोलते ऐसा नहीं कि 15-20 साल, अगर 10 साल में भी और मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो लॉन्ग टर्म में निकाल सकते हो। इनफैक्ट 5 साल में भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट है ये 5 साल के अंदर क्राइसिस और कोरोना से कोई चीज़ आ गई या तो कोई तो डूब सकता है, लेकिन अगर उस 5 साल में अगर नहीं डूबा, परफॉर्म अच्छा किया, तब निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। इस तरीके से कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल बना पाओगे। यानी कहने का मतलब ये लॉन्ग टर्म 5 साल में डूब सकता है, लेकिन 10 साल में वो क्राइसिस चला जाएगा तो फिर रिटर्न देगा। तो बस कॉन्सेप्ट समझो, अभी भी नहीं समझा पाया हूँ लेकिन समझने की कोशिश। हाँ, तो जैसे टिकर टिप की वेबसाइट पे जाओगे तो टिकर टिप वेबसाइट पे जाओगे, फिर जो है स्क्रीनर में तुम अगर उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि तुमको स्टॉक्स का स्क्रीनर चाहिए, या तो फिर ETFs का स्कैनर चाहिए, या तो खुद से स्क्रीनर करने वाला स्क्रीनर चाहिए, या तो म्यूचुअल फंड स्कैनर चाहिए, म्यूचुअल फंड वाला स्कैनर वाला। सही, तुम यहाँ पे सारे ही तरह का मतलब कि कर सकते हो, और उसके अंदर तुम अलग अलग तरह का भी यहाँ पे दिखाएगा फिल्टर में कि तुम कॉमोडिटी यानी सब्जी जैसे चीज़ों वाला में कल तू दो दिखा रहा है, और मतलब कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन करो दिखाएगा कॉमोडिटी दिखा देगा, डेप्थ दिखा देगा, इक्विटी दिखा देगा, हाइब्रिड दिखा देगा, अदर्स दिखा देगा। तो तुम वहाँ से अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड, जिस मान लो डेप्थ में है, ये डेप्थ वाला है तो डेप्थ वाला में चूज कर सकती हो। इस तरीके से यहाँ से हर तरह का चूज कर सकते हो। इनफैक्ट जैसे इसमें इक्विटी में बोला तो उसमें से यहाँ से कोई चीज़ भी सेलेक्ट कर सकती हो कि किसने ज़्यादा रिटर्न दी है, 33-35% अगले साल में, यहाँ से ये भी कर सकते हो। और या तो ये भी कर सकती हो स्टॉक्स की तरह फंडामेंटल एनालिसिस, इसने वीडियो बनाया था मल्टीपल, उसी तरीके से ये सारे को ले जा के एक्सेल सीट पे, और फिर वहाँ पे वो टूल्स वगैरह होते ही हैं, उससे देख सकती हो कि कौन मतलब कम रिस्क की या किस में ज़्यादा रिटर्न दी। इस तरीके से फिल्टर्स लगा के इन पूरे में से वहाँ पे फिल्टर्स लगा जैसे इससे काफ़ी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा ये नहीं बताने वाले थे, ये बस बताना टिकट टिप में जाके तुम ETFs स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड स्कैनर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कमोडिटी, डेप्थ, इक्विटी, हाइब्रिड, यहाँ से तुम अलग अलग परसेंटेज वाला चीज़ चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे डेप्थ में अगर तुम्हारे पास ओवरनाइट मान लो लमसम अमाउंट 1 करोड़ आया तो वो 1 हफ्ते के लिए केवल है, तो 1 हफ्ते के लिए उससे प्रोटेक्टेड हो, उसके लिए ये वाला डेप्थ में यहाँ जाके कर पाओगे। और फिर यहाँ से देखो, और फिर अपने वो जो एंजल वन ऐप में है वहाँ पे जाके नाम लिख दो, हो गया। हाँ, तो देखो जैसा ये म्यूचुअल फंड स्कैनर का इक्विटी वाला वेबसाइट है, मतलब इक्विटी वाला से यहाँ से चूज कर सकते हो। तो जो तुम म्यूचुअल फंड की वीडियो में पहले 1 साल जो तुम देखे थे, स्मॉल का मल्टी का फ्लेक्सिबल होता है, वो तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे इक्विटी का देखे थे तो इक्विटी का यहाँ से, और उसमें कौन कौन सा फंड थे, जैसे स्मॉल कैप फंड में ये सब हो गया, तो यहाँ से तुम जो है उसको इस तरीके से देख पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, और फिर अपने एंजल में जाके लिखो ये चीज़ इस तरीके
से और वहाँ से खरीद लो, खरीदना है तो यही चीज़ समझ लो, कोई समझना क्या है। तो ये स्मॉल कैप फंड जो है, यहाँ से म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड जो है तुम यहाँ से चूज़ करके यहाँ से एनालाइज कर पाओगे। वैसे ये 35% वाला CAGR वाला दिया गया है, वैसे होने को तो काफ़ी है, लेकिन इसमें जो बोला है वो ये वाला बोला है। और ये स्मॉल कैप फंड का। अब आते हैं डेप्ट। और ये रातों रात जैसे डेप्ट में बोला गया था कि अगर एक रात के लिए, एक हफ्ते के लिए पैसा है तो कहाँ रखना है, तो वो वहाँ पे रखना है। रिटर्न कम है, लेकिन ये ओवरनाइट फंड है तो ये है। और देखो यहाँ पे लिक्विड फंड है, जो तुम सब देखे थे वो अब देखो ऐसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से लिक्विड सेफ रहता है ये लिक्विड फंड। इस तरीके से स्क्रीनर में जाके, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में जाके डेप्ट, वो सब म्यूचुअल फंड वाला ही तो वीडियो था, इसीलिए म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में ये सब इक्विटी डेप्ट, वो सिक्योरिटी का भी पहले बताए थे। और ये डेप्ट में ये लिक्विड फंड, यानी लिक्विड है भाई, मतलब कभी भी पैसा पानी की तरह, मतलब कभी भी निकाल सकते हो, हमेशा निकालने के लिए ये फेमस होंगी। और उससे 5% इस वाले से, ओवरनाइट फंड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो और भी जैसा कुछ उस तरीके का देख सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, लो ड्यूरेशन फंड हो गया, गिट लॉन्ग टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन फंड वाला, इसमें थोड़ा रिटर्न भी बढ़ गया है। ये ऐसे मतलब है, अब जिसमें देखो अब तुम्हें वीपन मिल गया है, हथियार। पहले तो बस थ्योरेटिकली मिला था कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये होता, अब इक्विटी डेप्ट यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि अब अप्लाई भी कैसे करना है। बस फ़र्क इतना सा पड़ता है कि इस पूरे में से तुम सब में से एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक्सेल शीट में ले जाके कर सकती हो सब, इसमें से सबसे बेहतर वाला फिल्टर्स लगा के निकाल सकती हो। अब ये फर्क पड़ता है कि तुम इस हथियार को यूज कैसे करती हो। तो बस अब समझो, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मान लो किसी की शादी होनी है, तो अब उसमें इक्विटी में तो डालोगे नहीं, एक साल में मार्केट नीचे चला गया था तो शादी ही नहीं होगी। इसलिए मतलब कहने का मतलब, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी फ्यूचर में लमसम अमाउंट आए तो वो यहाँ पे इस डेप्ट में से किसी में से भी, और वो देख सकते हो किस में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो उसकी अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए कभी लमसम अमाउंट आए तो वो यहाँ पे रखना है, ताकि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड हो इस तरीके से। और देखो ये नास्डैक का बताया है कि मतलब जैसे मान लो गूगल वगैरह IT कंपनी का कुछ अचानक से मतलब ट्रेड हो गया तो कितना ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसमें थोड़ा रिटर्न कम मिलता है, जैसे 12% लेकिन कोई बात नहीं, IT में प्रॉफिट होने। लेकिन वहीं पे मैफैंग में क्या होता है कि वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि केवल एकदम टॉप की 10, जैसे 10 उस कंपनी से फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, बस इतने में ही क्योंकि इन्वेस्टेड होता है। ये तो लगभग पूरे में होता है, लेकिन ये वाला केवल इतने में, इसलिए रिस्क भी बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी बढ़ जाता है। मैफैंग बस यही कहना था और कुछ भी। और देखो ये निफ्टी जो अरे मोमेंटम 30 जो करती थी ना, उसका डाउट क्लियर हो गया कि वो केवल 30 कंपनी में जो टॉप की रहेगी वही निकलेगी ना निफ्टी फ्यूचर थ्रो। हाँ, और इनफैक्ट ये हमेशा निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि ये भी निफ्टी है तो रिस्क भी इसलिए कम है। वही सारी चीज़ इसमें भी अप्लाई होती हैं, बस जो डिफरेंस है वो ये कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी जो जिनका बिजनेस मॉडल बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे टॉप 100 में से, जो मान लो निफ्टी का टॉप 100 में से ये जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया रहेगा टीस्ट, वो उस पे केवल होगा टॉप 100 में से, इसीलिए हमेशा आउट परफॉर्म कर जाएगा। और ये सेफ़ भी है निफ्टी की तरह। क्यों? क्योंकि निफ्टी की मान लो 200 है तो 200 में से टॉप 30 वाला को परफॉर्म करेगा। मान लो निफ्टी 50 भी होता तो भी उसमें का भी अगर कोई टॉप 30 परफॉर्म करता वो तो इसमें आ ही जाएगा, लेकिन अगर मान लो इसमें का नहीं परफॉर्म करता, मतलब कि निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न नहीं देता, लेकिन 200 कंट्री में निफ्टी 20 कोई अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ का ये होगा। तो इस तरीके से निफ्टी ये वाला सेफ़ है, उसकी तरह तुम इन्वेस्ट कर सकती हो, या तो ये भी किसी को ही। और इनफैक्ट निफ्टी 500 में का भी, निफ्टी 50 हो गया या 200 हो गया या तो 500 भी सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस में का जो भी टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनी है वो ऑलरेडी मोमेंटम 30 में आ जाएगी। वैसे 200 है तो 200 में से आना चाहिए, 500 नहीं, लेकिन 200 भी 500 में जाएगा, इसलिए सारी ये भी है। लेकिन वो छोड़ो, बस यही कहने का मतलब वो सबसे बेहतर ये है क्योंकि हमेशा इसमें टॉप की मोमेंटम वाली होगी। लेकिन शायद से ये रिटर्न के बेसिस पे नहीं टॉप 30, बस ये सब श्योर है जो बोले, बस ये नहीं श्योर है कि ये रिटर्न परसेंटेज के बेसिस पे टॉप 30 का आता है या तो फिर ये मतलब कि बिजनेस यानी अच्छा कर रही है उसके बेसिस पे आता है, बस ये श्योर है। लेकिन इसका मतलब नहीं, लेकिन था तो बता दिए, शायद से बिजनेस वाले पे, रिटर्न वाले पे, लेकिन कोई बात नहीं। और इसका मतलब ये कि स्मॉल कैप, जैसा अभी बोले थे, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड नास्डैक की जगह तो रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन मैफैंग ले लो और निफ्टी 200 मोमेंटम जो कि इसका बताई दी।
लेकिन ये सब छोड़ दो, बस ये यहाँ से समझ जाओ कि एक मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मतलब लॉन्ग टर्म तक ये पैसा इसमें डालना चाहिए, इक्विटी में डालना चाहिए। तो वो यही है कि 5 साल में कोई क्राइसिस आ सकती है कोरोना जैसा, तो वहाँ पे डूबेगा। लेकिन वहीं पे 5 साल बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जनरली। तो मान लो 5 साल में 10 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो 15 साल में यानी कि जब वो ख़त्म हो जाएगी या तो 5 साल बाद जो या तो 10 साल बाद, तो फिर उसके बाद मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी ही, तो निकालना होगा तब निकाल लेना। वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि 5 साल में ख़राब कर सकती है, लेकिन उसके अगले बार में जब क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो फिर अच्छा रिटर्न देगी, तो तब निकाल लेना। बस ये कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, तो देखो ये वाला जो मोमेंटम 30 है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये इतना ज़्यादा रुपए का, यानी एक स्टॉक खरीदने के लिए इतना ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा शायद से। हाँ, ₹1 खरीदने में इतना ज़्यादा, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा तगड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 महीने में 4%, 1 साल में 64% और 5 साल का यानी लंबे टाइम में 151% रिटर्न है। लेकिन बस सोचो ये वाला इतना इतना ज़्यादा 151 कहाँ 15%, कहाँ 151, और वो भी सेफ साइड में। बस यहाँ प्रॉब्लम यही है कि इसके लिए 30,000 वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और तुम जो मोमेंटम 30 लिए हो वो कोई दूसरा मोमेंटम 30 है, वो निफ्टी 200 में से मोमेंटम 30 नहीं है, ये कोई दूसरी चीज़ है। तो देख सकते हो इसका वाला भी जो मोमेंटम 230 है, ये अर्थात 200 है, वो वाला ज़्यादा महंगा है बजाय कि, और इसका भी ये वाला दूसरा मोमेंटम 30 ये ETF वाला है। यानी ETF मतलब जो वो बहुत सारा लेके छोटे छोटे टुकड़े में सबको देते हैं, तो वो वाला मतलब ये मोमेंटम 30 ETF वाला है, और वो भी ICSI वाला है। और वो वाला मोमेंटम 30 निफ्टी 50 मतलब निफ्टी वाला मोमेंटम 30 था, वो महंगा था लेकिन उसका रिटर्न भी ज़्यादा था। इसका पिछले 1 साल में तो 64% रिटर्न है, लेकिन 5 साल में 80% लॉस में है ये वाला। और ये निफ्टी स्मॉल कैप 200 मतलब जो स्मॉल कैप वाला ये जो ETF है, ये वाला भी दूसरा ETF है। ये ETF वाला मतलब है ये वाला। और वो जो बताए थे वो क्वांटा स्मॉल कैप फंड वाला, वो मतलब कि मोमेंट, अरे यार, तो वो म्यूचुअल फंड वाला ETF था, और वो 261 का था, और ये वाला 152 का है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वाला सही है, लेकिन उसमें मोमेंटम 30 वाला में ज़्यादा, जिसमें इसमें उतना नहीं है, लेकिन दोनों ही लगभग सही है। उसमें भी लगभग, इसमें 62% इस वाले में 5 साल का CAGR है, और वो 39% है। वो शायद से कम इसलिए होगा क्योंकि वो शायद से म्यूचुअल फंड वाला, क्योंकि उसे लोग मैनेज करते हैं, तो वो सेफ खेलने के लिए इसलिए शायद वो कम होगा। और ये वाला ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें शायद से इंडेक्स की तरह हमेशा टॉप 50 ही रहेंगी। उसमें इंसान नहीं चुनेगा कि कौन सा इंसान में टॉप 50 नहीं, दूसरा अपने कौन चुने, लेकिन इसमें हमेशा शायद से टॉप 50 की ही रहेंगी, क्योंकि ये निफ्टी स्मॉल का ऐसा कि, लेकिन छोड़ो वो सब जैसा भी हो, बस इसमें ये लगभग बराबर ही, और इसमें कर सकती हूँ या इसमें भी कर सकती हूँ। ये सस्ते में है, मोमेंटम 30 से भी अच्छा है शायद से, क्योंकि इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट करो अगर कम पैसे में, मतलब कि वो करना। लेकिन ये भी 152 रुपये का, 20-30 का होता तो बात भी होता। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये कि इसमें भी 62% का अच्छा खासा रिटर्न है, इस वाले स्मॉल कैप ETF में भी। ये जिसको 152 रुपया मंथली से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये मैफैंग की पिछले मतलब चीज़ में 94% रिटर्न जो है, मतलब ये टीका इसमें 94% दिखा रहा है। इसमें मतलब लिखा ही नहीं है कहीं कि कितना है 1 ईयर का। तो ये 7 से 77% चेंज, पता नहीं क्या लिखा है। या तो फिर ये जो ग्राफ है ये पता नहीं, छोड़ो, 94% रिटर्न मैफैंग में दिखा रहा है पिछले 5। और ये मिड कैप ETF जो है, ये देखो ये वाला सस्ता है 18 रुपये। स्मॉल कैप वाला नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें 20 रुपया मंथली से भी इन्वेस्ट कर सकते हो शायद से। और इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न है, 1 साल में 55% और 5 साल में जो है टिकर टेट पे जो दिखा रहा है वो है 74%। ये वाला भी उसकी तरह अच्छा है, स्मॉल कैप की तरह, इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये तो कम में भी है, मतलब कहने मतलब ये कि जैसा पहले पता नहीं क्या था, पहले गलत सोचते थे, लेकिन
इसमें भी उसी तरीके से हो रहा है कि लार्ज कैप पे 15 मतलब कम परसेंट और मिड कैप में भी 74% सारे और स्मॉल कैप में मतलब उसमें भी ज़्यादा ही था, मतलब कि सही सो था कि मतलब ये वाला ज़्यादा देता है, ज़्यादा पहले कुछ गलत तरीके से सोचते थे। तो फाइनली अब लार्ज कैप का चूज़ करो या तो मोमेंटम 30 चूज़ करो। मोमेंटम 30 एक साल में तो मतलब रिटर्न दिया है 64%, 51 ईयर में पता नहीं क्यों लॉस में, मतलब 5 ईयर में लॉस में दिखा रहा है, इसलिए मिड कैप में भी कर सकते हो, चाहो तो स्मॉल कैप, इसी दोनों में से चूज़ करके इन्वेस्ट करना, इसमें स्टार्ट करो। और स्टॉक मार्केट में हर रोज़ 1-2 घंटे एक्सरसाइज की तरह इसलिए ना सीखो क्योंकि ट्रेडिंग सीखना इसलिए सीखो क्योंकि ताकि ये 64% हो जैसे 70% करना है, यही कंसिस्टेंट रिटर्न ही इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि ये तो मतलब जो बताएं वो सब तो थियोरटिकल हो गया, वो जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे तो हमेशा वैसे ही रहेगा, इसलिए वैसे ही इसलिए उसको हमेशा सीरियसली इन्वेस्टमेंट ही केवल इतना परसेंट ताकि रिटर्न ला पाए, इसके लिए अपडेटेड रहो। और ट्रेडिंग भी इसीलिए सीखो कि ताकि इतना मतलब उस अप्लाई करे तो इतनी स्किल रहे